माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनने के जो मेन क्वेश्चन होंगे। जो चैप्टर हमारा थोड़ा लेंदी भी है और उनको हम बताएंगे। भूमंडलीकृत विश्व का बनने का मतलब है कि प्राचीन काल से आधुनिक युग तक क्या क्या हुआ था। प्राचीन समय से यात्री, व्यापारी, पुजारी व तीर्थयात्री विभिन्न कारणों से लंबी लंबी दूरियों की यात्रा करते थे। अपनी यात्राओं में ये लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु व बीमारी भी साथ लेकर चलते थे। 13वीं शताब्दी से देशों के मध्य मजबूत संबंध स्थापित होने लगे थे। रेशम मार्ग से विश्व का जुड़ना। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले रास्ते न केवल एशिया के विस्तृत क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप, उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इन मार्गों से बौद्ध उपदेशक, ईसाई मिशनरियों, बाद में मुस्लिम उपदेशकों ने भी यात्रा की। भोजनों में भी नई नई जो भोजन थे वो नई नई फसलों का परिचय हुआ था। आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मिर्च, शकरकंद आदि का परिचय अमेरिकी यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था, जो बाद में यूरोप और एशिया में विस्तृत हो गया। नूडल जो चीन से पश्चिम में पहुंचा और वहां उसे स्पैघेटी का जन्म हुआ। यानी कि नूडल्स जो था वो चीन से पश्चिमी देशों में पहुंचा था। आयरलैंड के गरीब काश्तकार जो थे वो बिल्कुल आलू पर डिपेंड थे और 840 के दशक में आलू की फसल खत्म हो जाने पर यहाँ भयानक अकाल 1845 और 49 के, जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। यानी आयरलैंड के लोग इतना आलू पर निर्भर हो गए थे कि वे आलू के अलावा किसी और फसल का उत्पादन नहीं करते थे, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद नए मार्ग की खोज और व्यापार हुए। इसमें विजय, व्यापारी और व्यापार भी हुआ। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों ने एशिया और अमेरिका तक समुद्री मार्ग खोज लिया। भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार का केंद्र था, जो यूरोप तक फैल गया था। 16वीं शताब्दी में स्पेन वासी में पुर्तगाली अमेरिका को जीतने वाले पहले यूरोपीय थे और स्पेन सेना के शक्तिशाली हथियारों, चेचक के कीटाणु थे जो उनके सैनिकों के साथ, जिस कारण उनकी विजय हुई। पेरू और मैक्सिको के खानों में पाई जाने वाली कीमती धातु ने यूरोप की संपदा में वृद्धि की तथा उसका व्यापार एशिया तक फैल गया। 17वीं सदी आते आते दक्षिण में धन संपदा की व्यापक चर्चा होने लगी थी। दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो को सोने का शहर कहा जाता था। फिर 19वीं शताब्दी में 1815 ईस्वी से 1914 ईस्वी में वस्तुओं में व्यापार का प्रभाव मुख्य रूप से गेहूं व कपड़े, रोजगार की तलाश में लोगों का प्रवास होने लगा। लंबी दूरी वाले स्थानों, अल्प अवधि या दीर्घ अवधि में निवेश के लिए पूंजी का प्रभाव होने लगा। फिर विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। कॉर्न लॉ और इसके प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर करना आप। हम बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको मेन करने हैं। एक बार ओवरव्यू तो लेना ही है आपको। जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कॉर्न के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे कॉर्न लॉ के नाम से दिया जाता है। कॉर्न लॉ के उन्मूलन के बाद ब्रिटेन में भोजन पहले की अपेक्षा सस्ती दरों पर आयात होने लगा। कृषि योग्य भूमि नहीं रहने के कारण ब्रिटिश सरकार कृषि आयात से प्रतिबंध करने में अयोग्य थी। कॉर्न लॉ के प्रभाव क्या हुए? भोजन के मूल्य में गिरावट होने से ब्रिटेन में खपत वृद्धि हो गई। 19वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक वृद्धि हुई तथा आय एवं मांग में भी बढ़ोतरी हुई। और 1820 से 14 के बीच विश्व व्यापार 20 से 25 से 40 गुना बढ़ गया। व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादन जौ, गेहूँ, कपास तथा कोयला इत्यादि खनिज पदार्थों का था। इसके बाद हम आपको बताएंगे भारत से अनुबंधित मजदूरों गिरमिटिया का प्रभाव। अनुबंधित मजदूर से तात्पर्य किसी नियोक्ता के लिए निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि पर अनुबंध के अंतर्गत कार्य करने वाले बंधुआ मजदूरों से है। 19वीं शताब्दी में लाखों भारतीय चीनी मजदूर बागानों, खादानों और विश्व के विभिन्न परियोजनाओं में कार्य करने के लिए गए। इनमें से अधिकांश मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु से गए थे। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कई सामाजिक परिवर्तन हुए। कुटीर उद्योगों का पतन, जमीन का किराया बढ़ा, खदानों में बागानों के लिए जमीन को साफ किया गया। इन सब कारणों से मजदूरों की कार्य की तलाश में प्रवास के लिए बाध्य किया गया। इसके बाद हम आपको बताएंगे महामंदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर कर लेना।
1929 से 1930 के बीच महामंदी हुई थी। इसमें कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या से मतलब उतना उत्पादन हो गया था, लेकिन उत्पादनों का मूल्य कम हो गया। दूसरा, 1920 के दशक में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपना निवेश आवश्यकता को पूरा किया। अमेरिकी पूंजीवादियों ने यूरोपियों को ऋण देना बंद कर दिया, जिससे यूरोप के बैंक धराशायी हो गए तथा मुद्रा का पतन हो गया। अमेरिका ने आयात करों को दोगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जिससे व्यापार बुरी तरह नष्ट हो गए। और भारत और महामंदी के कारण भारत के निर्यात व आयात का पतन हो गया और प्राथमिक उत्पादों जैसे गेहूं और जूट का वर्ष 1928 से 34 के बीच तेजी से गिर गया, लेकिन औपनिवेशिक सरकार ने राजस्व की मांग को स्वीकार करने से मना कर दिया, जिससे किसान बुरी तरह से संकट में आ गए। इस अवधि के दौरान भारत कीमती वस्तुओं और सोने का निर्यातक बन गया। भारत में मंदी से शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में और क्वेश्चन जो होंगे वो बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।